सरसपुर गांव में पीलू अपने बेटे टिल्लू के साथ रहती थी। वो चौक में चाय पकौड़ी बेचा करती थी। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। कुछ दिन पहले ही पीलू के पति बबलू का देहांत हो गया था। टिल्लू का पढ़ाई में मन नहीं लगता था। उसकी अच्छी विद्या प्राप्ति के लिए पीलू सरस्वती देवी की पूजा किया करती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल बबली मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम जी, आपने मुझे बुलाया? पीलू जी, आपका बेटा स्कूल में मेहनत नहीं करता है। वो ज्यादातर ड्राइंग ही करता रहता है। उसका पढ़ाई में बिल्कुल मन ही नहीं लगता है। ऐसे में वो एग्जाम्स में फेल हो जाएगा। मैं नहीं चाहती कि टिल्लू को मेरे जैसी गरीबी देखने को मिले। मैं सरस्वती देवी से प्रार्थना करती रहती हूँ कि उसे सद्बुद्धि दे। घर में पीलू टिल्लू से बात करती है। टिल्लू बेटा, मैं तेरे लिए चौक में खड़ी और चाय पकौड़ी बेचती हूँ, और तू है कि स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है तो बेकार में ड्राइंग करता रहता है। ऐसे तो तेरे भविष्य कैसे संभलेगा? माँ, मुझे ड्राइंग में फुल मार्क्स मिलते हैं। बाकी आप फिक्र मत करो, मैं एग्जाम पास कर लूँगा। लेकिन तू ड्राइंग करता ही क्यों है? पढ़ाई में ही ध्यान क्यों नहीं देता है? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में ड्राइंग करते रहना। तू भी मेरी तरह सरस्वती माँ जी से प्रार्थना किया कर। ठीक है माँ। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान जाता है। वो पूरी श्रद्धा के साथ सरस्वती जी की पूजा करने लगता है। उन्हें सफेद फूल अर्पित करता है और खुशबूदार अगरबत्ती से पूजा करता है। पीलू ये देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो देखती है कि टिल्लू और भी ज्यादा टाइम ड्राइंग बनाने में देने लगा। हे सरस्वती माता, ये लड़का तो और भी कलाकारी में जाने लगा है, ना कि पढ़ाई की तरफ लगता है। मेरी पूजा बेकार ही चली गई। मेरी भक्ति में ही कोई कमी रह गई होगी। ये टिल्लू भी लगता है आपसे पढ़ाई छोड़कर कुछ और मांग रहा है। अगर ये पढ़ाई करके आगे नहीं बढ़ा तो इस गरीबी में तो हम बर्बाद हो जाएंगे। पीलू बहुत उदास हो जाती है। वो टिल्लू पर बहुत गुस्सा करती है। टिल्लू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू पढ़ाई लिखाई छोड़कर ये ड्राइंग करता रहता है। मैं खून पसीना एक करके तुझे पढ़ा रही हूँ, तेरे लिए सरस्वती माँ से प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन तेरा कारण मेरी पूजा भी फेल हो गई। अब तू भी स्कूल में फेल हो जाना। मैं तेरी ये ड्राइंग्स जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन माँ, एक बार देखो तो मैं ड्राइंग में और भी अच्छा हो गया हूँ। मैं अब किसी की भी ड्राइंग उसके जैसा ही बना लेता हूँ, एकदम फोटोग्राफ की तरह। स्कूल में कंपटीशन है, उसमें अगर मैं जीत गया तो मुझे विदेश जाकर पढ़ने का मौका मिलेगा। मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। तभी वहाँ पर सरस्वती देवी प्रकट होती है। रुको पीलू, मैं तुम्हारी और टिल्लू की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, और मेरी ही आशीर्वाद से टिल्लू की ड्राइंग इतनी अच्छी हो गई है। आखिर कलाकार होने भी एक विद्या ही है। मेरे आशीर्वाद से ही इसके अंदर कलाकार भी पैदा हुआ है। अब ये अपनी ड्राइंग की वजह से बहुत तरक्की करेगा। मेरा आशीर्वाद है। माँ, आप कितनी दयालु है। आपकी जय हो। मैं अब से टिल्लू को कभी बुरा नहीं कहूँगी। माँ, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी जय हो। और फिर इस तरह से टिल्लू अपनी मेहनत और कलाकारी के कारण स्कूल में जीतता है और उसे विदेश जाने का मौका मिल जाता है। कुछ ही समय में वो बहुत पैसे कमाने लगता है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस तरह से सरस्वती माता की आशीर्वाद और अपनी मेहनत के बल पर टिल्लू अपनी माँ पीलू के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। नंदन नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी मजदूर था और पीलू चाकी की दुकान चलाती थी। दोनों सीधे साधे गरीब थे, लेकिन दुर्गा जी की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। दोनों पति पत्नी एक साथ दुर्गा जी की पूजा करते थे और उन्हें लाल चुनरी और अच्छे स्वादिष्ट फलों का भोग लगाते थे। एक दिन बंटी मजदूरी के लिए जाता है तो कालू ठेकेदार उसे कहता है, सुना बंटी, कल से मेरे पास काम पर नहीं आना। मैंने जेसीबी खरीद लिया है। अब से मुझे तुम मजदूर की जरूरत नहीं रहेगी। कालू ये सुनकर उदास हो जाता है। इधर पीलू की दुकान में उसका दुकान का मालिक आता है। पीलू, मैं ये दुकान बेच रहा हूँ, अब इस दुकान को तुम खाली कर दो
और पीलू की दुकान भी उससे छीन जाती है। बंटी जी, ये हमारे घर में कैसी मुसीबत आ गई है। मेरी दुकान बंद हो गई और आपका काम चला गया है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पीलू, माँ दुर्गा पर हमें पूरा विश्वास रखना चाहिए। मैं अपने भाई टिल्लू से कुछ रुपए मांग कर लाता हूँ। ठीक है जी, टिल्लू भैया हमारी मदद कर दे तो अच्छा रहेगा। फिर बंटी टिल्लू के पास जाता है और उससे पैसे मांगता है। भैया, मैं आपको पैसे दे देता, लेकिन मेरे पास खुद ही पैसों की कमी है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं टिल्लू। बंटी को कोई उधार नहीं देता है और ना ही कोई काम दे रहा था। पीलू भी यहाँ वहाँ काम के लिए भटक रही थी, लेकिन उसको भी कोई काम नहीं मिल रहा था। माँ, हम दोनों पति पत्नी अचानक से बेरोजगार और गरीब हो गए हैं। दिन रात काम ढूंढते रहते हैं और इसी वजह से आपकी पूजा अच्छे से भी नहीं कर पा रहे हैं। हमें माफ कर दीजिए माँ। ये आप कैसी परीक्षा ले रही है हमारी? तभी वहाँ दुर्गा माँ प्रकट होती है। बेटी पीलू, तूने मेरी भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं तुम लोगों की परीक्षा ले रही थी, लेकिन तुम डर मत, मैं तेरी दुखों को दूर करने आई हूँ। हे माँ, आप ही हमारी शक्ति है। आपकी भक्ति में हम लगे रहे और आपकी सेवा पूजा होती रहे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। हाँ बेटी, मेरी आशीर्वाद है। मैं तुझे बांस के बर्तन बनाना सिखा दूंगी। ये ऐसा बर्तन है जो कोई नहीं बना सकता। बेटी, तूने और बंटी ने सिर्फ मुझ पर आश्रित रहे हो, ये उसी की आशीर्वाद है। माँ, आपकी जय हो, जय हो, जय जय हो। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू को बांस की बर्तन बनाने की कला आ जाती है। पीलू पूरी बात बंटी को बता देती है। माँ ने तुम्हें आशीर्वाद दी पीलू, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। माता रानी की जय हो। फिर दोनों पति पत्नी जंगल जाकर अच्छे अच्छे बांस इकट्ठा करके लाते हैं और माता के आशीर्वाद से पीलू उनसे एक से बढ़कर एक बर्तन बना लेती है। बंटी देखता ही रह जाता है। इस बर्तन में माता रानी दुर्गा जी को हम भोग लगाएंगे, उसके बाद ही हम अपनी बांस की बर्तन की दुकान खोलेंगे। पीलू बंटी दुर्गा जी को भोग लगाकर अपने घर के बाहर बर्तन बेचने लगते हैं। पीलू, तुमने तो बहुत ही नायाब बांस के बर्तन बेच रही हो, कहाँ से लाई हो इन्हें? ये बर्तन मैं माँ दुर्गा जी के आशीर्वाद से मैं खुद बनाई हूँ। तुम खुद से बनाई हो? मैं तो तुम्हारी फैन हो गई हूँ। माता रानी की जय हो। मुझे अब डिनर का सेट दे दो पीलू। पीलू के बांस के बर्तन तो फेमस होने लगते हैं। तभी सुंदरी आती है। पीलू, तुम्हारे बांस के बर्तनों के बारे में बहुत सुनी है, ये तो बहुत सुंदर है और सस्ते भी है, मुझे भी कुछ सेट पीस दिखाओ। पीलू अब बहुत अच्छे से मुनाफा कमाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी माता रानी की बहुत अच्छे से पूजा अर्चना और सेवा करते हैं और प्रसाद गरीबों में बांट देते थे। दोनों बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी से बांस के बर्तन बनाने और बेचने का काम करते थे और फिर माता रानी की सेवा पूजा करते हुए दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। एक जंगल में पीलू चिड़िया अपने पिता टिल्लू और अपनी माँ बबली के साथ रहा करती थी। टिल्लू खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मुखिया रहा करता था जो पक्षियों की जमीन को जबरदस्ती हड़प लिया करता था और जो भी पक्षी उसका विरोध करते वो उसे मरवा देता था। एक दिन टिल्लू अपने खेत में काम कर रहा था, तभी मुखिया टिल्लू के खेत पर पहुंचता है। मुखिया के साथ उसके कुछ गुंडे भी रहते हैं। अरे टिल्लू, ये खेत तू मेरे नाम कर दे, उसके बदले में मैं तेरा पूरा कर्ज माफ कर दूंगा। टिल्लू कहता है, कैसा कर्ज मुखिया जी, मैंने तो आज तक आपसे कोई कर्ज लिया ही नहीं। इस पर मुखिया उसे धमकाते हुए कहता है, अच्छा तूने मुझसे कर्ज नहीं लिया,
ये देख कागजात, इस कागजात में तूने मुझसे पूरे 2 लाख रुपए उधार लिए हैं और इसमें तेरा अंगूठे का निशान भी है और अब तो ब्याज मिलाकर ये पूरे 4 लाख रुपए हो गए हैं। टिल्लू ये सब देखकर बहुत डर जाता है। वो गिड़गिड़ाते हुए कहता है, मालिक आप ये सब मत कीजिए, अगर आप मेरी जमीन ले लेंगे तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। देख टिल्लू, मैं तुझे अभी बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ, अगर तू मेरी बात नहीं माना तो फिर तू जानता है अंजाम क्या होगा। इन गुंडों को देख रहा है ना, ये तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। इस तरह डराने धमकाने से टिल्लू मुखिया का सामना नहीं कर पाता है और वो डर के मारे उसको अपना खेत दे देता है। टिल्लू उदास मन से घर आता है। बबली उसे कहती है, क्या बात है जी, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे बबली, सब बर्बाद हो गया। आज मुखिया खेत पर आए थे, उन्होंने फर्जी कागजात बनाए कि मैंने उनसे कर्ज लिया था, जबकि मैंने उनसे कोई भी कर्ज नहीं लिया था। अब डरा धमकाकर उन्होंने मेरी जमीन हड़प ली है। पीलू अपने पिता से कहती है, पिताजी आप मेरे साथ मुखिया के घर चलिए, मैं उससे अपना खेत वापस लेके ही आऊंगी। फिर टिल्लू पीलू के साथ मुखिया के घर चला जाता है। पीलू गुस्से में मुखिया से कहती है, बदमाश मुखिया जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पिताजी से खेत हड़पने की, अब उसे तुरंत वापस कीजिए। मुखिया कहता है, टिल्लू तेरी बेटी तो बहुत सुंदर दिखती है, गुस्से में तो ये और भी अच्छी लगती है। एक काम कर, तू मेरी इससे शादी करा दे, फिर तुझे तेरा खेत वापस मिल जाएगा। टिल्लू अपनी बेटी से कहता है, देखा बेटी, ये कितना बदतमीज है, ये बदमाश है, इसके मुंह मत लग, चल मैं किसी और के खेत में काम करके अपना घर संभाल लूंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर टिल्लू हरिया तोता के खेत में काम करने लगता है। एक दिन पीलू अपने पिता के लिए भोजन ले जा रही थी, तभी उसे किसी के करहाने की आवाज आती है। पीलू उस आवाज की तरफ जाती है तो झाड़ियों के बीच में उसे एक पक्षी दिखाई पड़ता है। वो बहुत घायल था और वो करहाते हुए पानी मांग रहा था। पीलू कहती है, ये लीजिए पानी पीजिए। पीलू चिड़िया तुरंत ही उस घायल पक्षी को पानी पिलाती है। फिर वो पक्षी पीलू से कहता है, बेटा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, एक जंगली जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया था, मैं बुरी कदर घायल हो गया था, यहीं पास में ही मेरा घर है, तू मुझे मेरे घर तक पहुंचा दे। फिर पीलू उस घायल पक्षी को उसके घर तक पहुंचा देती है। घर पहुंचने के बाद वो पक्षी पीलू को एक बड़ी सी पोटली लाकर देता है। बेटा तूने मेरी जान बचाई है, ये ले, इसमें तेरे लिए इनाम है। बेटी ये कोई साधारण इनाम नहीं है, ये तरबूज के जादुई बीज हैं, इन्हें तू अपने आंगन में बिखेर देना, फिर देखना चमत्कार। फिर पीलू घर आकर उन चमत्कारी बीजों को अपने आंगन में बो देती है। टिल्लू उसे देखकर कहता है, अरे पीलू ये तू क्या कर रही है? पीलू कहती है, पिताजी ये तरबूज के जादुई बीज हैं, मैंने एक पक्षी की मदद की, मैंने उसे घर छोड़ा तो उसने मुझे ये तरबूज के जादुई बीज दिए, जिसे मैं अब अपने आंगन में बो रही हूँ। कुछ ही दिनों में पीलू के आंगन में तरबूज उग आते हैं, वे बहुत ही बड़े रहते हैं। बड़े बड़े तरबूजों को देखकर पूरा परिवार बहुत खुश होता है और उन्हें टिल्लू बाजार में बेचने लगता है। तरबूज बेचने से टिल्लू की बहुत अच्छी कमाई होती है। इसके बाद से टिल्लू और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगते हैं। भोजपुर गांव के जंगल में पीलू अपने पति बबलू के साथ रहती थी। बबलू एक बढ़ई था और छोटे मोटे रिपेयरिंग के काम करता था। पीलू बांस से सजावटी सामान बनाती थी। उनकी कमाई ज्यादा नहीं होती थी तो सुंदरी पीलू को कहती है, पीलू तुम बहुत सुंदर सजावटी सामान बनाती हो, लेकिन इसे जब कमाई ही नहीं होगी तो क्या मतलब इस काम का? तो पीलू कहती है, सुंदरी बहन कमाई कैसे होगी जब मैं अकेले ही ये काम करूँगी? अगर इस काम की फैक्ट्री होती तो मैं अच्छे से कमाती। सुंदरी बोलती है, फैक्ट्री और वो भी हम जैसे गरीब लोगों की कैसे हो सकती है पीलू बहन? चलो मैं भी मजदूरी के लिए निकलती हूँ। रात में काम करके बबलू घर आता है तो पीलू बबलू से कहती है, बबलू जी क्या आज आप मुझे पैसे देंगे? देखिए घर की छत टूट रही है और दीवार भी तड़क गई है, इनको रिपेयर करवाना है। तो बबलू बोलता है, आज तो पैसे नहीं मिले पीलू, मैं कुछ दिनों में तुम्हें
पैसे दे दूंगा। दूसरों के लिए काम करने से मुनाफा नहीं होता, क्योंकि लोग समय पर पैसे नहीं देते हैं। घर के लिए फर्नीचर बनाने का भी मेरा ख्याल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। पीलू कहती है, कोई बात नहीं जी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। अगर मेरा और तुम्हारा काम अच्छे से चल निकले तो एक दिन हमारा भी अच्छा घर होगा। जी, हम जरूर अपने सपने पूरे करेंगे। अभी तो किसी तरह से हमारा गुजारा हो रहा है। अगले दिन जब बबलू काम के लिए पहुंचता है, बबलू, अब मेरे पास काम पर मत आना, मैं आपसे बड़ी बड़ी फैक्ट्री से ही फर्नीचर मंगाने वाला हूँ। ये सुनकर बबलू वहाँ से दुखी होकर चला आता है। इसके बाद वो घर आकर पीलू से सब बात कहता है। देखिए, हम जब तक दूसरों की तरफ देखते रहेंगे ऐसा ही होता है। क्यों ना हम अपने फर्नीचर की फैक्ट्री लगा सकते हैं? आपके पास बड़े होने का हुनर है। तो बबलू कहता है, लेकिन पीलू, मैं फैक्ट्री कैसे बना सकता हूँ? मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तुम्हें पता है ना, ईंट, सीमेंट, लोहा ये सब कितने महंगे हैं। तो पीलू कहती है, आप इन सब महंगी चीजों से फैक्ट्री मत बनाइए। मैं तो कहती हूँ बांस की फैक्ट्री बना लेते हैं। और तो और आप सभी गरीब लोगों के लिए बांस की फैक्ट्री बना देना, जिससे सभी आपको पैसे देंगे। ठीक है पीलू, एक बार कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। अगली सुबह बबलू जंगल जाकर बांस काट कर लेकर आता है और उन बांस को अपने औजारों से आकार दे देकर उन्हें काट लेता है। फिर सभी अलग अलग साइज के टुकड़ों को वो जोड़ता है और उसे एक बिल्डिंग का आकार देने लगता है और 2 ही दिनों में वो एक फैक्ट्री तैयार हो जाती है। पीलू, देखो ये बांस की फैक्ट्री, ये तुम्हारे कारण ही बन पाई है। तुम अगर नहीं होती तो मैं कभी भी इस तरह से नहीं सोचता। ऐसी बात नहीं है जी, ये आपकी मेहनत का ही नतीजा है। अब हम ऐसी ही फैक्ट्रीज को बना बना कर बेचेंगे। सही कह रही हो पीलू, मैं अब लोगों से संपर्क करता हूँ। हम एक फैक्ट्री तुम्हारे लिए भी बनाएंगे, जिसमें तुम अपने बांस के सजावटी सामान बनाना। पीलू ये सुनकर खुश हो जाती है। फिर बबलू उस फैक्ट्री को दिखाने के लिए बहुत से लोगों को लाता है। तो हरिया कहते हैं, वाह, ऐसी बांस की फैक्ट्री तो मैंने कभी नहीं देखा। बबलू, तुम बहुत ही हुनर वाले हो। अब तुम मेरे साबुन की फैक्ट्री ऐसे ही तैयार करना। तो कड़क कहता है, मेरे कपड़े की फैक्ट्री को अगर तुम्हें इतने सस्ते दामों में बना सको तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं तुम्हें बांस की फैक्ट्री बनाने का ऑर्डर देता हूँ। और ऐसे ही बबलू बहुत मेहनत करके लोगों के लिए उनकी फैक्ट्रीज तैयार करने लगता है और बहुत मुनाफा कमाता है। और एक दिन वो पीलू के लिए एक फैक्ट्री बना देता है। बबलू जी, अब तो हमारी पूरी तकलीफ ही दूर हो गई है और अब मैं अपनी बांस की फैक्ट्री में सजावटी सामान बनाया करूंगी। और फिर इस तरह से बबलू और पीलू अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाने लगते हैं, तरक्की करते हैं। उनके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। बेलापुर जंगल में इंजीनियरिंग कॉलेज था। उसमें बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ते थे। पीलू चिड़िया भी इसी में पढ़ती थी, लेकिन पीलू का मन इंजीनियरिंग में नहीं लगता था। उसको उसकी माँ ने जबरदस्ती इंजीनियरिंग पढ़ने भेज दिया था। कभी कभी तो वो क्लास में ही सो जाती थी। एक दिन पीलू कैंटीन में खाना खा रही थी। उस कैंटीन का मालिक हरिया वहाँ आता है। पीलू, तुमने पिछले 6 महीनों से उधार नहीं चुकाई हो। अब से तुम्हें उधार देना बंद, या तो पैसा या फिर कैंटीन में काम करके पैसा उतरवाओ। तो पीलू कहती है, मेरी मम्मी जो भी पैसे भेजती है हरिया काका, वो तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं। आपका उधार चुकाने का एक ही तरीका है कि मैं यहाँ काम करने लग जाऊँ। तो हरिया कहता है, अरे तुम आजकल के बच्चे भी ना, ठीक है अब से कैंटीन में काम करना शुरू कर दो। पीलू कैंटीन में काम करना शुरू कर देती है और बर्तन साफ करती थी, डस्टिंग करती थी, इडली डोसा भी बनाती थी और तो और दूसरे स्टूडेंट्स को सर्विंग भी करती थी। पीलू को सर्व करता देखकर बाकी के स्टूडेंट्स बहुत मजाक उड़ाते थे। एक दिन सुंदरी कहती है, देखो देखो, पीलू को करने इंजीनियरिंग आई है लेकिन कैंटीन में नौकरी
कर रही है। अरे क्या यही करने आई थी पीलू चिड़िया? तो पीलू कहती है, तुम्हें क्या सुंदरी, तुम पढ़ाई कर लो, मुझे तो क्लास में नींद आती है, तो कम से कम मैं यहाँ काम तो कर रही हूँ। इस तरह से जैसे तैसे पीलू इंजीनियरिंग पूरी कर लेती है और घर वापस पहुँच जाती है। उसकी माँ बबली उसको बोली, अरे पीलू, तू कॉलेज क्या 3rd ग्रेड से पास होने के लिए गई थी? इतना पैसा खर्च करके तुझे इंजीनियर बनाई, अब तुझे मैं अपने भाई की फैक्ट्री में नौकरी लगवा दूंगी। तो पीलू कहती है, नहीं माँ, तुम्हारी जबरदस्ती के कारण मैंने इंजीनियरिंग की है, अब मैं तुम्हारी जबरदस्ती से काम नहीं कर पाऊंगी, मैं अपना खुद का काम करूंगी। तो बबली कहती है, खुद का काम करना है तो मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगी। ये सुनकर पीलू सोच में पड़ जाती है। वो अगली सुबह अपनी पुरानी साइकिल रिपेयर करके उसमें एक बोर्ड लगाती है जिसमें लिखा होता है, इंजीनियर का डोसा। पीलू साइकिल में ही डोसा बनाकर बेचती थी और सिर्फ 10 रुपए में बेचा करती थी। जल्द ही उसकी दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है। एक दिन बबली को उसकी एक अमीर सहेली पिंकी चिड़िया कहती है, अरे बहन, क्या तुम्हें पता है कि जंगल में एक बहुत बेहतरीन डोसा वाली आई है, वो सिर्फ 10 रुपए में डोसा बेच रही है। तो बबली कहती है, किसकी बात कर रही हो तुम? तो पिंकी चिड़िया कहती है, कोई है इंजीनियरिंग डोसा वाली। ये सुनकर बबली का सिर चकरा जाता है। ऐसे ही एक दिन पीलू के कॉलेज के स्टूडेंट्स और हरिया कैंटीन वाला उसकी दुकान में पहुंचते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। पीलू, तुम तो वाकई में बहुत होनहार निकली, हम तो बस घिसी पिटी नौकरी कर रहे हैं और तुमने तो अपना कारोबार ही शुरू कर दिया है। मैं तुम्हारी हंसी उड़ाती थी, मुझे माफ कर दो। तो पीलू कहती है, अरे इसमें माफी की कोई बात नहीं है सुंदरी और हरिया अंकल, मेरे पास आपको देने के लिए पैसे नहीं रहते थे, लेकिन आपने मुझसे कभी बुरा व्यवहार नहीं किया, जिससे मैं आपसे सीखी हूँ और यहाँ पर सस्ता डोसा बेचने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जबरदस्ती से कोई पढ़ाई करे तो वो किसी काम की नहीं होती है। ये सब बबली एक तरफ खड़ी सुन रही थी और उसे अपनी बेटी पर बहुत गर्व होता है। बेटी, मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन तू बहुत ही समझदार निकली, मुझे तुझ पर गर्व है। इस तरह से पीलू साइकिल में ही डोसा बेचा करती थी और बहुत सफल हुई।